नमस्कार, संपूर्ण हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी नए प्रयोग के साथ इतिहास रचने जा रही है। बीजेपी 30 अक्टूबर को सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ विशाल जनसभा कर प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। 30 अक्टूबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के साथ कई अन्य स्टार प्रचारक जनसभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि विजय संकल्प अभियान के जरिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में रिवाज बदलने जा रही है। ये कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने जनता के लिए जो काम किए हैं उससे जनता ने रिवाज बदलने का मन बना लिया है। ये कहा कि कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश से विशेष राज्य का दर्जा छीना। इसके अलावा हिमाचल को मिलने वाले इंडस्ट्रियल पैकेज को भी कांग्रेस की सरकार ने खत्म किया। पार्टी के प्रचार प्रसार के कार्यक्रम हो रहे हैं और एक भारी जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 30 अक्टूबर को 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी विजय संकल्प अभियान के तहत जनसभाओं का आयोजन करेगी। अर्थात सभी विधानसभा क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को हमारे जो स्टार प्रचारक हैं वो हर विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी रैलियां करेंगे। उसमें हमने तय किया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, अविनाश राय खन्ना जी, मंगल पांडे जी, तेजस्वी सूर्या जी, वांती श्रीनिवासन जी, साथ में श्री डॉक्टर संबित पात्रा जी, श्री दुष्यंत गौतम जी और इसके अलावा अन्य हमारे कई जो स्टार प्रचारक हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल से हमारे ब्यूरो मोहित शर्मा इस खबर पर हमसे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित शर्मा से जानेंगे कि 68 विधानसभा क्षेत्रों में 68 रैलियां करने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी और स्टार प्रचारकों का नाम भी गिनवाया गया है कि किस तरह से इस बार अपना विजय संकल्प जो है उसको दोहराने का प्रयास इन रैलियों के माध्यम से किया जाएगा। शक्ति दिखाने की कोशिश होगी, कितना इसका असर पड़ेगा। मोहित शर्मा, बहुत अहम तैयारी में भारतीय जनता पार्टी और किसी भी कीमत पर इस चुनाव को कोई भी ऐसी चूक नहीं रखना चाहती जिससे आधा % भी वोट बैंक पर असर पड़े और उसी की नतीजा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि 68 बड़ी रैलियां करने की तैयारी में है 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पूरा दमखम दिखाना चाहती है और पूरे जोर से पूरे दम से प्रचार में भी करना चाहती है और क्योंकि एक ताकत जो है वो बढ़ती है इस तरह के आयोजन से, ये भारतीय जनता पार्टी भली भांति जानती है। इसी वजह से 68 विधानसभा क्षेत्रों में इस अभियान को जो है वो लॉन्च किया जाएगा और खास तौर पर इस पे जो मुख्यमंत्री हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री वो आएंगे, जेपी नड्डा आएंगे, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ से आगाज होगा जो विजय संकल्प अभियान है उसका और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का यहाँ पर सबसे पहला जो है वो बात की जा रही है। क्योंकि बीजेपी जानती है कि पार्टी अगर मजबूत होगी और चुनावों में अगर अच्छा प्रदर्शन करेगी तो उसकी सबसे बेसिक जो कारण रहेगा वो कार्यकर्ताओं का जोश, कार्यकर्ताओं का ग्राउंड पर जाना और बेहतरीन तरीके से प्रचार करना है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा दम दिखा रही है और इस तरह का जो अभियान है वो शुरू कर रही है और देखना होगा कि पार्टी को इसमें कितनी सफलता मिलेगी क्योंकि यहाँ पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है, आम आदमी पार्टी के साथ और कांग्रेस के साथ बीजेपी कसीदा मुकाबला जो है वो माना जा रहा है। सरकार क्योंकि बीजेपी की है। मोहित शर्मा, एक बड़ी बात देखने में मिल रही है कि 2017 की बात आती है तो 2017 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी
और इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने भी अपना प्रयास किया था कि एक बार फिर से हम रिवाज बदलें, लेकिन रिवाज वो नहीं बदल पाए। अब बीजेपी रिवाज बदलने की बात करती है, सारा अमला उनके साथ है, सत्ता पर उनका अधिकार है और इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है। और एक ये बड़ा अभियान 68 रैलियों का करने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना प्लस पॉइंट है, क्योंकि 17 में तमाम चीजें कांग्रेस के पास थी, लेकिन शायद वो उन चीजों को उस तरीके से नहीं निभा पाई जितना बीजेपी कोशिश कर रही है इस बार। बिल्कुल, देखिए बीजेपी प्रचार में भी अभी अगर प्रचार की बात करें तो उस पर काफी आगे है, फ्रंट फुट पर है। प्रचार के साथ साथ बागियों को भी मनाना है, कई चीजें और भी चल रही हैं, पार्टी के लिए चुनौतियां भी बहुत ज्यादा हैं। इसी तरीके की चुनौतियां कांग्रेस के लिए भी हैं कि वो भी बागियों को मना रही हैं, लेकिन इस बार बागी जो है वो बीजेपी में ज्यादा सामने आए हैं। तो ऐसे में एक निश्चित रूप से चुनौती तो रहेगी, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि सिर्फ यही अभियान नहीं, कई और अभियान के साथ भी जो है पार्टी अलग अलग नाम से आगे बढ़ती है। बूथ स्तर पर भी कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, उनको जो है उनमें नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हिमाचल में जिस तरह से मैंने कहा कि ट्रेंड एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस का रहा है 37 सालों से, इस बार वो ट्रेंड बदलने की बात बीजेपी कर रही है। उसके लिए जरूरी है कि आप जो है वो कोई भी दल हो, वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले मजबूत करे, उसमें नया जोश भरे, उसको सेटिस्फाई करे। कार्यकर्ता अगर सेटिस्फाई नहीं होता, ये बात जो है वो बीजेपी अच्छे से जानती है, तो उसमें किसी भी दल को, सिर्फ बीजेपी नहीं, किसी भी दल को जो है वो नुकसान हो सकता है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा ऐसे जो कार्यक्रम रहते हैं वो एक तो संदेश रहता ही है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी कितने बड़े पैमाने पर जो है देश भर में अलग अलग राज्यों में जो है शासन है उसका। तो हिमाचल भी जो अगर हो जाता है तो डबल इंजन की सरकार की बात जो हमेशा की जाती है, लेकिन कुल मिलाकर के इसका मेन जो मोटिव रहता है वो रहता है कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता जो है उनको एक जगह पर इकट्ठा किया जाए, शक्ति प्रदर्शन किया जाए, ताकि आम जनता तक भी ये मैसेज पहुंचे कि बहुत बड़ी तादाद है भारतीय जनता पार्टी के साथ, कैडर वोट के अलावा भी, जो कि उसके साथ है। तो इस तरह के अभियान का यही मकसद जो है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी बता रही है। जी, बहुत शुक्रिया मोहित शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए। इस अभियान का कहीं ना कहीं असर चाहती है भारतीय जनता पार्टी और यही कोशिश है कि 68 क्षेत्रों में, 68 विधानसभा क्षेत्रों में 68 रैलियां करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय पुरी जी हैं, उनसे हिमाचल के चुनावी समीकरण के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। माफ कीजिए विजय पुरी जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद जमशेद। विजय पुरी जी, हमने देखा है 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें जो वोट परसेंट था वो लगभग 6 से 7% का अंतर रहा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, तो इस आम आदमी पार्टी के अभियान से वोट परसेंटेज पर आप क्या असर पड़ता हुआ देखते हैं? दूसरा सवाल ये भी साथ में कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, केंद्र में उसकी सरकार है, सारा अमला उनके पास है और कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है जिसकी एक बानगी दिखाने का प्रयास वो करना चाहते हैं। 30 तारीख को 68 विधानसभा क्षेत्रों में 68 रैलियां करके कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी बीजेपी के मुकाबले आप कहां देख पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको प्रमुख बात ये बताना चाहता हूं कि हिमाचल में वोट परसेंट का बहुत ज्यादा असर पड़ता है जी। और ये आप 6-7% पिछली बार की बात कर रहे हैं, हमने ऐसा भी देखा है कि 3% वोट प्रतिशत में 68 से 7 सीटें पहुंच जाती हैं। मतलब एक पार्टी 7 सीटों पर ही सिमटती रही है, ऐसा हिमाचल में ट्रेंड रहा है। इसका प्रमुख कारण ये है कि हिमाचल में मतों पर ज्यादा मतों पर प्रभाव जो है वो राजनीतिक कर्मचारी वर्ग डालते हैं। दूसरी बात, विकास परियोजनाओं को लेकर अगर आप ये समझे कि विकास परियोजनाएं जो है वो हिमाचल के मतदान के दौरान कोई अहम भूमिका निभाती है, ऐसा भी नहीं है। छोटी स्टेट है, छोटी जगह पर हर आदमी की पहुंच मुख्यमंत्री और मंत्री और उसके विधायकों तक होती है। छोटी छोटी बातों पर जो नाराजगियां हैं वो नकारात्मक मतों का कारण बनते हैं जी। ऐसे में आम आदमी पार्टी, जहाँ तक अब आप आम आदमी पार्टी की बात करें तो अभी तक जितना मैं घूमा, आम आदमी कोई अपना विशेष जनाधार नहीं बना पाया। मतलब पिछले 2 दिनों में मैं ऊना और हरोली जो पंजाब के सीमावर्ती इलाके हैं उस क्षेत्र का दौरा कर रहा था, तो मैंने वहाँ पाया है कि आम आदमी पार्टी उस क्षेत्र में भी ज्यादा प्रभाव नहीं जमा पाई है। तो एक तरह से जितने विधानसभा क्षेत्रों में निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं और उनको जो मत प्रतिशत मिलता है उतने ही आम आदमी पार्टी के लोगों को मिलने की संभावना है। इससे ज्यादा आम आदमी पार्टी कुछ कर पाए ऐसी संभावना नहीं दिखती है। ठीक है,
अब एक सवाल देखिए, पिछले चुनाव में जो मिडिल क्लास फैमिली हैं, गरीब तबके के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उन्होंने अच्छा खासा सपोर्ट किया बीजेपी को। हालांकि कांग्रेस को भी वोट दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो रिसर्च निकलकर सामने आई कि जो हाई क्लास लेवल के जो लोग थे, हाई लेवल के जो लोग थे, वो कांग्रेस के पास ज्यादा थे। तो क्या इस बार मध्यम वर्ग में, निम्न वर्ग में बीजेपी की पकड़ उतनी ही है, या इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है? देखिए, जैसा कि लगातार ये चर्चा रहती है कि हिमाचल में हमेशा परिवर्तन की बहार बहती है, और इस बार भी ऐसा अगर हुआ तो भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा। उसका प्रमुख कारण, जैसे अभी चर्चा में कहा जा रहा था, उसका प्रमुख कारण है भाजपा में झूठबाजी, और उसे टिकटों के आवंटन ने ज्यादा हवा दे दी है। तो आम मिडिल क्लास जो है वो हमेशा अपना प्रत्याशी देखकर, अपने आप को सोचकर, यहाँ कोई अशिक्षित वर्ग नहीं है, शिक्षित वर्ग है सारा। तो शिक्षित वर्ग जो है वो अपना मत जो है वो सोच समझ कर देता है, और इसका लाभ निश्चित तौर पर कुछ हद तक कांग्रेस को मिल सकता है। हेलो, सुन पा रहा हूं मैं आपको। विजयपुरी जी, एक और सवाल बीच में ये रहेगा कि जैसे एक बार मैं एक बार तू की स्थिति रही है, और जो वोटर्स की बात हम करते हैं, जैसे राजपूत समुदाय के वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है, और इसी समुदाय से सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। तो क्या जातिवाद का यहाँ पर असर दिखेगा? जातिवादी फैक्टर की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं असर दिखता है। आपको क्या लगता है, क्या ध्रुवीकरण वोटर्स में देखने को मिल सकता है? निश्चित तौर पर जातिवाद का प्रभाव रहता है, और जातिवाद में दोनों ही पक्षों की ओर, कांग्रेस की तरफ भी और भाजपा की तरफ भी, राजपूत वर्ग भी हावी है और ब्राह्मण वर्ग भी हावी है। प्रदेश में अब तक एक ही मुख्यमंत्री जो है वो ब्राह्मण वर्ग से रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार। इसके अलावा सभी मुख्यमंत्री राजपूत वर्ग से ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोनों पक्ष में राजपूत वर्ग को एक दरकिनार कर दिया हो या ब्राह्मण वर्ग को दरकिनार कर दिया हो। ऐसे में जाति वर्ग को लेकर हम यह नहीं कह सकते कि जाति वर्ग जो है वो निर्धारित करेगा कि चुनाव परिणाम क्या आते हैं। थोड़ा बहुत असर हर विधानसभा में जाति को लेकर पड़ता है, लेकिन वो इस तरह तक नहीं है कि बहुत अधिक प्रभाव डाल सके। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जिक्र मैं आपसे करना चाहूँ। अगर कोई पार्टी जैसे बीजेपी की तरफ से तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो है जयराम ठाकुर ही चेहरा बने हुए हैं, और हो सकता है ये रहे, लेकिन हाँ, बीजेपी चौंकाने वाले फैसले करती है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का जिक्र करें तो वहां भी कई चेहरे हैं जिनको लेकर बातें होती हैं, आपस में खींचतान भी आती है, गुटबाजी भी बनती है। तो क्या कोई चेहरा सामने आने से किसी पार्टी को फायदा नुकसान, इसमें क्या समीकरण आप देख रहे हैं? देखिए, भाजपा में जहाँ तक बात है, भाजपा में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अभी तक भाजपा जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ही प्रोजेक्ट कर रही है, और उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा भी जा रहा है। चुनावों के बाद परिणाम क्या आते हैं और उसके बाद उसे देखते हुए कांग्रेस हाईकमान, भाजपा हाईकमान क्या निर्णय लेता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आज आम जनता के पास यह संकेत है कि भाजपा जो है मुख्यमंत्री के तौर पर जयराम ठाकुर को ही प्रोजेक्ट कर रहा है। इसके विपरीत कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर अनेकों चेहरे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री, जो सिर्फ ब्राह्मण समुदाय से हैं, मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। उनके रास्ते में सिर्फ एक ही बात आ सकती है कि वो ब्राह्मण है, और जैसा मैंने आपको कहा कि पूर्व में और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर राजपूत चेहरा ही आगे लाया जाता है। लेकिन इस बार यह समीकरण बदल भी सकते हैं। दूसरी तरफ आशा बड़ी वरिष्ठ नेता है, और वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री पद के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही हैं। ठाकुर प्रभु सिंह कह चुके हैं कि अगर सत्ता में आए तो मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे कांग्रेस हाईकमान, तो मुझे गुरेज नहीं है। ऐसे में रामलाल ठाकुर भी मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार माने जाते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो पूर्व में कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, राजपूत बरादरी से ही हैं, वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार बताते हैं। तो कांग्रेस में एक अनाथो बीमार वाली स्थिति है जो कि भाजपा में दिखाई नहीं देती। चलिए, बहुत शुक्रिया विजयपुरी जी, हमसे बातचीत